मैं एक कविता के थ्रू इसको वाइंड अप करना चाहूँगा। एक कविता है, मैंने पढ़ी थी और मैं उसे बार-बार पढ़ता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ होती हैं, संघर्ष होता है। तो संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ को देखो और बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनके नोटबुक्स हैं, उनके नोट्स हैं, उनके आंसर शीट्स हैं, तो उनको देखें, हाँ, कॉपीज़ को देखें, उससे कंपेयर करें और फिर उसके बाद लिखना शुरू करें। तो मतलब सर, मैं आपकी बुक लिस्ट ज़रा जानना चाहूँगा कि आपकी कौन-कौन सी बुक लिस्ट आप फॉलो करते थे? क्या-क्या रिसोर्सेज फॉलो करते थे? सर, तो सर आपकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है? किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं? पूरे सिलेबस को किस तरह से कवर करते हैं? ऊपर से सीसैट भी है, उस सबको कैसे कवर करते हैं? किस तरह से किया जाए, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सब कैसे करें उसे? देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। आपने एक बार जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ से भी सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ जब लगाते हैं तो आपको समझ में आता है कि यूपीएससी किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछती है, तो उस थीम्स को आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे मेहनत करें। तो उससे बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कहाँ पे मेहनत करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किनको छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने कितने साल के कवर करने चाहिए, जिनसे मतलब ये है कि काम चल जाएगा? देखिए, वैसे तो 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज़ से हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 साल के पीवाईक्यूज़ भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज किया है ट्रेंड में, तो इसलिए पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यूज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करती हैं, थीम्स को रिपीट करती हैं। तो अगर आप पिछले 15 साल 20 साल के अगर क्वेश्चन को करोगे तो पता चलेगा कि अगर 1994 में यूपीएससी ने कोई सवाल पूछा है तो उस सवाल के ऑप्शन से 2017 में सवाल पूछेगा। ऐसा यूपीएससी करती है। देखा गया कि ऑप्शन को चेंज करके कई बार रिपीट होते हैं ना। अच्छा सर, ठीक है। और इस सब के अलावा जो एनसीईआरटीज़ वगैरह होती हैं या नोट्स वगैरह बनाना प्रीलिम्स के लिए ठीक रहता है क्या, या फिर बिना नोट्स के काम चल जाएगा? अलग अलग लोगों का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी नोट्स बनाने का चलन आया है। लोग बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, साइट्स हैं जो आपको नोट्स मेकिंग में हेल्प करते हैं, तो वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। और सर, मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहती है? आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग वही मेन चीज़ है जो आपको स्कोर अगर अच्छा आएगा तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी रैंक बनेगी। और यहाँ पर तो एक एक नंबर का खेल होता है, उसमें 10-10 रैंक आगे पीछे हो जाती हैं। तो आंसर राइटिंग का लिए क्या करते हैं आप? देखिए, आंसर राइटिंग बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही सब्जेक्टिविटी है उसमें। तो क्योंकि अच्छा लिखना एक शैली है, एक प्रकार का स्किल है। तो आप डेली बेसिस पे, जो बिगनर्स हैं वो डेली बेसिस पे लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे लिखने से बेहतर है पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर आधी अधूरी नॉलेज से आप लिखोगे तो मेहनत थोड़ा बेकार जाएगा। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ को देखो और बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनके नोटबुक्स हैं, उनके नोट्स हैं, उनके आंसर शीट्स हैं, तो उनको देखें, हाँ, कॉपीज़ को देखें, उससे कंपेयर करें और फिर उसके बाद लिखना शुरू करें। तो मतलब पहले होमवर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू में ही डे 1 से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आंसर राइटिंग का। पहले आप क्वेश्चंस सिलेबस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद टॉपर्स के नोट्स देखें, उसके कॉपीज वगैरह आंसर, और फिर लिखना शुरू करें। और सर, ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? क्या सेम स्ट्रेटजी रहती है जीएस पेपर्स की तरह, या फिर कुछ अलग स्ट्रेटजी रहती है? नहीं, ऑप्शनल तो हर सब्जेक्ट का अलग स्ट्रेटजी से करना होता है, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल में मार्क्स के डिफरेंस बहुत होते हैं। जैसे आपको जीएस में ऑन एन एवरेज एक पेपर में 100 नंबर आते हैं, 110 आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल में आप 150 160 तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो ऑप्शनल को करने का अलग स्ट्रेटजी होना ही चाहिए। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं टॉपर्स के, आप उनको फॉलो कीजिए। अवश्य ही बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से जीएस और ऑप्शनल दोनों को टैकल करने की ज़रूरत है। ओके सर, मैं आपकी बुक लिस्ट ज़रा जानना चाहूँगा कि आपकी कौन-कौन सी बुक लिस्ट आप फॉलो करते थे? क्या-क्या रिसोर्सेज फॉलो करते थे? जैसे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत हो गया, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। हिस्ट्री के लिए मैंने 3 किताबें पढ़ी थी। एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के वीडियोस देखे थे, और स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने जो
स्टैटिक पार्ट के मेरे बुक भूल रहा हूँ, बट मुझे जो कोचिंग के नोट्स मिले थे वो उससे हो गया था। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने शंकर IAS की जो किताब थी वो पढ़ी थी। साइंस एंड टेक के लिए मैंने राजीव अग्रहरि सर की ये किताब थी वो पढ़ी थी। हाँ, तो ये हो गया इस तरीके से। और सर करंट अफेयर के लिए क्या आपने नोट्स बनाए थे डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ के, या फिर मंथली मैगजीन से काम चल गया? नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली, और डेली उससे शॉर्ट नोट्स बनाता था। और लास्ट के 3-4 महीने में जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं उसको भी मैं देखता था। तो मतलब मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है सर। थोड़ा सा ये सब चीज़ें तो हो गई। मैं आपके ना आप जामिया में रह करके आपने तैयारी करी, तो जामिया का माहौल कैसा होता है पढ़ाई के लिए? क्योंकि इस बार भी 13-14 सिलेक्शन हुए हैं जामिया से, जामिया RCA से। तो यहाँ पर ऐसा क्या कराते हैं ये लोग? क्या होता है कि इतने बड़े स्केल पर, क्योंकि रेशियो अगर देखा जाए तो 13-14 सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है सर। क्या ऐसा क्या होता है, कैसा माहौल होता है यहाँ पर? नहीं, जामिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जामिया ही नहीं, देश में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे JNU हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, DU। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर रिजल्ट्स इन्हीं बड़े इंस्टीट्यूशन से आते हैं। जैसे आप DU से करोगे तो आपको 200 रिजल्ट DU से आते होंगे। तो क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इंडिया भर से लोग यहाँ आते हैं, और दिल्ली में है तो यहाँ पे रह के लोग तैयारी करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में सारे रिसोर्सेज भी हैं, करोल बाग नज़दीक है, मुखर्जी नगर नज़दीक है। तो जितने भी देश के बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजल्ट्स तो वहीं से आते हैं, और जामिया भी वैसे ही है तो यहाँ से भी वैसे रिजल्ट आते हैं। ओके सर, इस अभी के लिए हम जो है इस इंटरव्यू को थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, एंड लास्ट में आप क्या कहना चाहिए? उससे लास्ट में कहने से पहले मैं थोड़ा सा आपका जानना चाहूँगा, आगे का प्लान क्या है आपका? क्या आप आगे भी बैठना चाहेंगे अपना रैंक सुधारने के लिए? इस बार तो मैं नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। मतलब मुझे तो देने का कुछ ख्याल नहीं है। मतलब लाइक मुझे IPS मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। ओके ओके ओके, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे हैं कि IAS के लिए ट्राई कर लो, तो देखते हैं। अभी वैसा कुछ प्लान है नहीं। मतलब तो क्या आपकी प्रेफरेंस में IPS ही फर्स्ट चॉइस है? नहीं, IPS मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, IAS ही फर्स्ट प्रेफरेंस था। लेकिन IPS भी बहुत सही जॉब है, और मैं तो सैनिक स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, और मैंने हाँ, तब तो- CAPF और NDA जैसे एग्ज़ाम्स को निकाला है। हाँ, तो आर्म फोर्सेस और मिलिट्री और थोड़ा सा एक्शन फील्ड लाइफ की तरफ मेरा इंक्लिनेशन रहा है। ओके तो अगर मुझे IPS मिलता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी ओके ओके ओके। टू बी पार्ट ऑफ IPS। तो मैं तो खुश हूँ। जी जी जी, लास्ट में क्या सजेशन रहेगा आपका, क्या एडवाइस रहेगी आपकी जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक कविता के थ्रू इसको वाइंड अप करना चाहूँगा। एक कविता है, मैंने पढ़ी थी और मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो रन से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, संघर्ष होता है। तो संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष का मैदान छोड़ना नहीं है। और हम सब ने प्रण लिया होता है, हम सब ने वायदे किए होते हैं अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से। तो उन वादों में ही ये होता है कि लाइफ में कुछ बेहतर करना है। और बहुत सारे लोग आप पे बिलीव करते हैं क्योंकि आप उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होते हैं। तो हमें मेहनत करना चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन होके अपना जो भी लक्ष्य है, अपने ज़िंदगी का जो युद्ध है और हमारे लाइफ के जो प्रण हैं, जो वादे हैं, उन्हें निभाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके बेटर फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप IPS बन करके देश की सेवा करें बहुत ही अच्छे से, ऑनेस्ट तरीके से, हम यही उम्मीद करेंगे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।